विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज के क्लास में हम क्लास 9th के जो एडवांस साइंस जो नई बुक आई है, एडवांस साइंस की जो हमारी ऑप्शनल बुक है, उसके जो चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, हम कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो पीडीएफ है वो है साइंस एट एडवांस्ड लेवल। ये हमारा ऑप्शनल पेपर है जो ग्रेड 9th का है। तो ये जो ग्रेड 9th है ये हमारा 11th का जनरली बेस प्रिपेयर करेगा। जो एडवांस साइंस जो लोग लेंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो ये हमारा 2026-27 का सिलेबस है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में है मेज़रमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस। थर्ड चैप्टर है लॉस ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। फोर्थ है जियोमेट्री ऑफ पावर, एडवांस्ड सिंपल मशीन्स। नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। सिक्स्थ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेवन्थ है केमिकल बॉन्डिंग। एट्थ है मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। नाइन्थ है माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। एंड टेंथ है इंजीनियरिंग लाइफ मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारे 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हमारे दिए हुए हैं। एंड मैक्सिमम जो हमारा थ्योरी पोर्शन जो है हमारा बुक्स जो है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं और कुछ चीज़ें एडवांस्ड आपको पढ़नी होंगी जो हमारे 11th क्लास 11 से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी बेसिक्स तो आप जानते ही हैं। तो कुछ नए चैप्टर्स जैसे आपका यहाँ मेज़रमेंट है, ये नया चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। लास्ट वाला चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। एक दो चैप्टर्स यहाँ ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, बाकी सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा मेज़रमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, इसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेज़रमेंट द फाउंडेशन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मेज़रमेंट होता क्या है। मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। यानी मेज़रमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करते हैं और ये जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं ये सेम तरह की होती हैं। मतलब लेंथ की क्वांटिटी है, मीटर है, कुछ सेंटीमीटर है, तो सेम लेंथ को मेज़र करना है तो मीटर में मेज़र करेंगे या सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। किसी वेट को मेज़र करना है तो किलोग्राम में, ग्राम में, इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड जो होगा सेम क्वांटिटी का होगा, सेम टाइप का होगा। और इसमें एक क्वांटिटी अननोन होगी जबकि दूसरी क्वांटिटी के बारे में आप जानते होंगे। आगे लिखा हुआ है फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन मेज़रमेंट। फिज़िक्स जो है सिंपली मेज़रमेंट पर ही काम करता है। Whether we measure the length of a classroom, mass of a bag, or the time taken by a runner, accurate measurement is essential। तो जैसा कि बताया गया है कि फिज़िक्स मेज़रमेंट पर वर्क करता है। चाहे क्लासरूम के लेंथ के बारे में हमें जानना हो तो कैसे मेज़र करेंगे, कुछ ना कुछ उसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, तो इस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता होगा तो पूरे क्लासरूम के बारे में पता चल जाएगा। किसी बैग का वेट कितना है, मास कितना है पता लगाना है तो उसके लिए भी कुछ यूनिट का ज़रूरत होगा हमें। नेक्स्ट है कोई रनर दौड़ रहा है तो दौड़ने के टाइम में उसने कितना टाइम कवर किया है, रनिंग के दौरान कितना टाइम उसने लिया है, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए भी मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है किसी भी इसेंशियल थिंग की बारे में जानना होगा तो वहाँ पे भी मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑल ओवर एक मेज़रमेंट की ज़रूरत हर जगह पर होती है। एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं। अ टेलर मेजर्स क्लॉथ इन मीटर्स। तो कोई टेलर है क्या करता है, जो दर्जी होते हैं कपड़े को जब मेज़र करना होता है तो क्या करते हुए कपड़े को किस तरीके से मेज़र करते हैं, मीटर्स में मेज़र करते हैं। मार्केट में भी जाएंगे, कपड़े लेने के लिए दुकान में जाएंगे तो क्या होगा,
तो कितना कहते हो जा कर के 1 मीटर 2 मीटर कपड़े देना है, तो इस तरीके से कपड़े लेते हो ना, तो वहाँ पर जो मेज़रमेंट होती है मीटर्स में होती है। डॉक्टर्स के पास में जाएंगे तो लिखा है अ डॉक्टर मेजर्स बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी के टेम्परेचर को जब डॉक्टर्स मेज़र करते हैं तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस यूनिट का यूज़ किया जाता है। मतलब किसी को 90 डिग्री सेल्सियस फीवर है, किसी को 102 डिग्री सेल्सियस फीवर है, तो इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूनिट का यूज़ हुआ है। मेज़रमेंट लेंथ के लिए किस चीज़ का यूज़ हुआ है? मीटर का यूज़ हुआ है। अगला क्या लिखा है? अ शॉपकीपर मेजर्स राइस इन किलोग्राम्स। तो यहाँ पर जो चावल है, चावल को किलोग्राम में मेज़र किया गया है। तो इस तरह का जो भी जो सामान होगा, जो इसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो ये हमारा मेज़रमेंट का यूनिट हो गया। इतने सारे जो हमने देखे ये यूनिट्स हो गए। इनके बारे में हम और डिटेल में आगे यहाँ पर दिया हुआ उसकी और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास में 3 यूनिट्स हैं, मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम। विदाउट प्रॉपर यूनिट्स दीज मेजरमेंट्स वुड नो मीनिंग। तो अगर हमारे पास में कोई भी मतलब मेज़रमेंट चाहिए तो मेज़रमेंट के लिए हमारे पास यूनिट का होना ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 5 क्या होता है? अब 5 से कैसे पता चलेगा कि आपकी हाइट है? कुछ तो बताना होगा कि 5 फीट है आपकी हाइट, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, कुछ तो बताना होगा। तो वहाँ यूनिट का होना बहुत ज़रूरी होता है हर जगह पर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? मेजरिंग द एरिया ऑफ द क्लासरूम फ्लोर। तो क्लासरूम का जो फ्लोर है उसके एरिया को जब हम मेज़र करते हैं तो कैसे मेज़र करेंगे? तो मेज़र करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि 3 लेंथ का 3 स्टिक लिया गया है। एक पहला है L1, L2, L3। तो इन तीनों का रेशियो 1:2:3 का रेशियो दिया है। यानी कि अगर एक पहला जो लेंथ है इसका 1 मीटर लंबा है, तो अगला जो स्टिक है वो 2 मीटर लंबा है, उसके अगला जो स्टिक है वो 3 मीटर लंबा है। तो इस तरीके से इसका रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको? क्लासरूम को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है और स्टिक को हर एक ग्रुप को पास ओवर करना है। ईच ग्रुप विल मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्लासरूम टेकिंग स्टिक एज 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप के पास में तीनों टाइप का स्टिक पहुँचा हुआ है। तो हर एक ग्रुप को क्या करना है कि क्लासरूम का जो लेंथ है उसके पास जो स्टिक है उसकी हेल्प से उस लेंथ को मेज़र करना है। तो लेंथ को मेज़र किया गया है। तो लेंथ जो है, जो स्टिक 1 जिसके पास में था उसने कुछ यूनिट मेज़र किया होगा। सपोज़ मान लो कि उसने जो है 10 यूनिट्स मेज़र किया होगा। तो स्टिक 2 वाले के पास में कितना होगा? 20 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना था, स्टिक का लंबाई 2 गुना था। तो मतलब इसने अगर 10 यूनिट किया होगा तो इसने कितना किया होगा? 5 यूनिट। या और बिगर यूनिट ले लेते हैं, 30 यूनिट किया होगा तो इसने 15 यूनिट किया होगा। या और बिगर ले लो, 40 ले लो, इसने 40 किया होगा तो ये इसने किया होगा 20 स्टिक का ही यूज़ करके उतना ही लेंथ कवर किया होगा। इसने किया होगा 3 गुना थी इस स्टिक की लंबाई, तो बस 10 यूनिट कवर करके ही इसने पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर किया होगा। इस तरीके से उसने कवर किया होगा। उसी तरह से ब्रेड्थ भी जब उसने मेज़र किया होगा तो सपोज़ इसने 40 यूनिट में कवर किया तो इसने 20 में कवर किया होगा, इसने 10 में ही कवर कर लिया होगा। एरिया इस तरीके से निकाला होगा, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 40। तो यहाँ पर जो भी आया होगा मेजरमेंट, यहाँ पर कितना आया होगा? 20 इंटू 20, तो यहाँ पर 400 इस तरीके से आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 10 इंटू 10, तो कितना होगा? 100 यूनिट्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मेजरमेंट हुआ है यहाँ पर। थर्ड लिखा है कंपेयर द लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया measured by different groups and try to generate conclusions between unit chosen and numerical values obtained by all 3 groups। तो यहाँ पर जो लेंथ, ब्रेथ और एरिया है तीनों ग्रुप में जो मेज़र किया था उसको आपको कंपेयर करना है और उससे क्या कंक्लूज़न आपने निकाला है वो बताना है। तो लिखा है दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट्स यूज्ड। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो जिस साइज़ का जो यूनिट यूज़ किया गया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपका लेंथ जो था, अगर जैसे कि यहाँ पर लेंथ है, लेंथ ये 1 है, 1 के रेशियो में था, तो यहाँ पर इसको कवर करने में 40 यूनिट इसने यूज़ किया था।
और जैसे ही लेंथ इसका बड़ा हो गया तो क्या हो गया, इसका साइज़ जो था यूनिट, कम यूनिट में डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पर 20 में ही कवर कर लिया था। स्टिक का साइज़ और लंबा हो गया तो इसने 10 यूनिट में ही कवर कर लिया था पूरा का पूरा लेंथ वॉल का सेम था, लेकिन क्या हो गया, स्टिक का साइज अलग अलग होने की वजह से जो है यहाँ पर मेज़रमेंट अलग अलग आया है। तो अगर स्टिक छोटा है तो ज़्यादा यूनिट ज़्यादा बार आपको दौड़ना पड़ेगा यहाँ से वहाँ। स्टिक लंबा है तो आपका कम देर में ही काम हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। 10. When a larger unit, that is longer stick, is used to measure the classroom floor, the numerical value obtained is smaller, and when a smaller unit is used to, the numerical value is larger. यानी कि जब लंबे स्टिक का यूज़ किया गया तो क्लासरूम का मेज़रमेंट, क्लासरूम के फ्लोर को मेज़र करने के लिए जब लंबे स्टिक का यूज़ किया गया तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो छोटा आया। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने यूज़ किया था, जब लंबा वाला स्टिक यूज़ किया था तो 10 यूनिट में ही काम हो गया था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो स्मॉलर आई थी। और जब छोटा यूनिट का हमने यूज़ किया था, ये छोटा यूनिट था, इसमें हमने 40 कंसिडर किया था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी न्यूमेरिकल वैल्यू वो ज़्यादा आई थी, 40 यूनिट्स हमने यहाँ पर कवर किया था। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे लिखा है, इन मेजरमेंट द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द यूनिट चेंज। तो यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो यूनिट है वो यूनिट चेंज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इज इक्वल टू N1U1। यहाँ पर N हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ये U1 क्या हमारा यूनिट है, यानी कि 50, N1 को हम 50 मान सकते हैं, U1 हमारा मान लिया 50 kg है, तो ये हमारा kg जो है यूनिट है। नेक्स्ट है N2U2, यहाँ पर हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मान लिया कि हमारा 60 हो गया। 60 हम लोग ग्राम में यूनिट को मेज़र कर सकते हैं, तो 60 ग्राम हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर N2 हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 60, और जो ग्राम हो गया हमारा U2 हो गया, सेकेंड यूनिट हो गया हमारा मेज़रमेंट का। तो इस तरीके से हम लोग अगर फाइंड करें तो यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास में अगर रहेगी, मान लिया हमारे पास में N2 निकालना है, ये N2 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, बाकी हमारे सारे वैल्यूज़ हैं अवेलेबल हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको इस तरफ में लेकर के आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और हमारा जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा का पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया गया है। तो क्लास 11th की जो वीडियोस आएंगी उसमें भी आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, लेट अस प्ले एन एस्टिमेशन गेम। अब यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाने के लिए एक गेम खेला जा रहा है। प्रोसीजर क्या है, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड विदाउट मेजरिंग। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को बिना मेज़र किए, कोई भी इंच का यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई भी मेज़र करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है, बस अंदाज़ा लगाना है कि ब्लैक बोर्ड का लेंथ कितना है। देन मेज़र इट्स लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल। जब आपने अंदाज़ा लगा लिया उसके बाद मीटर स्केल का यूज़ करके उस ब्लैक बोर्ड को मेज़र करना है, लेंथ कितना है उसको मेज़र करना है। कंपेयर द एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू। अब आपने मेज़र किया कि कितना वैल्यू आपने मेज़र किया और आप जो अंदाज़ा लगाए थे उन दोनों को कंपेयर करना है। नाउ कैलकुलेट द इनएक्यूरेसी इन द मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मेज़रमेंट में आपने क्या इनएक्यूरेसी यानी एरर क्या पाया। मान लिया कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है उसका लेंथ आपने माना कि 9 मीटर के लगभग होगा, लेकिन जो जब आपने मेज़र किया मीटर स्केल का यूज़ करके तो उसका जो लेंथ है वो 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पर एरर कितना आया, 1 मीटर का एरर आया। ये 1 मीटर का डिफरेंस आया है दोनों में, तो वो जो डिफरेंस है उसी को एरर कहा जाता है। तो 1 मीटर हमारा यहाँ पर एरर हो जाएगा। नाउ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब यूनिट्स के बारे में हमने इतनी जानकारी इकट्ठा की है, अब डिफरेंट टाइप के यूनिट्स भी होते हैं। In earlier times, different regions or places used their own units of measurement, which often led to continue and errors। तो यहाँ पर पुराने समय की बात है, पुराने समय में बहुत अलग अलग तरीके के मेज़रमेंट की यूनिट्स यूज़ हुआ करते थे। हाथ कभी मतलब हाथ से आप जाते थे पुराने ज़माने में तो हाथ से ही मेज़र कर लिया जाता था चीज़ों को कि ये इतना हाथ का है। कपड़ा लेने जाओगे तो हाथों से ही मेज़र कर लेते थे। दूसरे जगह पर कुछ और कोई और मीटर स्केल का यूज़ करते थे।
तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मेज़रमेंट के लिए लोग यूज़ करते थे, और उसकी वजह से क्या होता था कि काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता था। और लोगों को अगले जगह किसी ने कहा कि ये कपड़ा 1 मीटर है, तो वहाँ पर दूसरे जगह जाएंगे तो वो कपड़ा होगा 2 मीटर। तो इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था और एरर भी आ रहा था, जो भी मेज़रमेंट था उसमें एरर भी आ रहा था। तो इसीलिए अलग एक जो है एक परमानेंट ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि ये जो परेशानियाँ थी, कन्फ्यूज़न और एरर्स आ रहे थे, उसको अलग किए जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले कौन कौन से यूनिट पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। सबसे पहला यूनिट था CGS सिस्टम, फिर था FKS सिस्टम, देन आया MKS सिस्टम, और सबसे लास्ट में हमारे पास नया सिस्टम आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम, जिसको आज के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम में जब लेंथ को मेज़र करना होता था तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में यूज़ करते थे, सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। मास को मेज़र करना होता है तो हम लोग ग्राम में उसको मेज़र करते थे, G फॉर ग्राम। और टाइम को मेज़र करना होता था तो हम सेकेंड में उसको मेज़र करते थे, S फॉर सेकेंड। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। ये हो गया हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का यूज़ जनरली कहाँ होता था, लेबोरेटरी में। साइंस के जो कैलकुलेशंस होते थे वहाँ पर और लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता था। फिर आया FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट का यूज़ होता था, जिसके लिए सिंबल है FT। मास को मेज़र करने के लिए पाउंड और टाइम को मेज़र करने के लिए सेकेंड का यूज़ होता था। तो FPS में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम, FPS सिस्टम। ये कहाँ पर यूज़ होता था, यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को यूज़ किया जाता था। देन आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते थे, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम का और टाइम को मेज़र करने के लिए सेकेंड का यूज़ किया जाता था। तो ये हमारा हो गया MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ये हमारा MKS सिस्टम था, और इसी सिस्टम को बाद में फिर से डेवलप किया गया, और डेवलप करने के बाद में ये हमारा SI सिस्टम बना। SI सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स क्या इसको कहा जाता है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पर तीन आपके पास में मेज़रमेंट के लिए आपके पास में दिया है, मास, लेंथ, टाइम। इसके अलावा भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टोटल 7 यूनिट्स होते हैं जिसको कि मेज़र किया जाता है, जिसको कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास में इस चीज़ को याद रखना है कि ऐसा सिस्टम आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ हम लोग करते हैं, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम का, और टाइम को यूज़ करने के लिए हम लोग सेकेंड जो है यूनिट इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज़ लार्जली मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स इन इंडिया, वाइल सम कंट्रीज इट इज़ मेजर्ड इन फीट एंड इंचेस। तो यहाँ पर हाइट को मेज़र करने की बात की जाए तो भारत में जब हाइट को मेज़र किया जाता है तो जनरली सेंटीमीटर में, मैक्सिमम जगह पर सेंटीमीटर में यूज़ किया जाता है। किसकी हाइट जो है एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए जाते हैं या फिर स्कूल्स में भी जब हाइट मेज़र किया जाता है तो वहाँ पर जनरली सेंटीमीटर जो है, इतने सेंटीमीटर बच्चे की हाइट है ऐसा बताया जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फीट का यूज़ किया जाता है, 5 फीट, 6 फीट, और इंचेस का भी यूज़ किया जाता है। इवन आजकल हमारे इंडिया में भी फीट और इंचेस का यूज़ हो रहा है। सेंटीमीटर्स के साथ में फीट और इंचेस का भी यूज़ हो रहा है कि बच्चे की लंबाई कितनी है, तो 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 4 इंच, 4 फीट 2 इंच, इस तरीके का मेज़रमेंट हमारे इंडिया में भी आज के डेट में होता है। तो ये हमारा मेज़रमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो गया। नाउ नीड ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम जानते हैं कि जब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स था तो हमें मेज़रमेंट में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जो भी एरर्स आ रहे थे। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जब अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करते थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने यूज़ किया। तो क्यों ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पर यही बतलाया गया है।
डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कॉज डिफ़िकल्टीज इन कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होने की वजह से कम्युनिकेशन में, ट्रेड में और साइंटिफिक रिसर्चेस में काफ़ी परेशानी आ रही थी। प्रॉब्लम्स विदाउट कॉमन सिस्टम। तो अगर कॉमन सिस्टम नहीं था तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ थी? कन्फ्यूज़न इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में, दूसरे देशों के साथ में अगर व्यापार करना हो तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। अगला कह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये इसका मतलब हाइट है 5 फीट, तो दूसरी जगह से कहा जा रहा है ये 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। सेकेंड है एरर्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी काफ़ी एरर्स आ रहे थे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन शेयरिंग साइंटिफिक डेटा। तो साइंटिफिक डेटा को जब शेयर करना होता था, साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। तो ये हमारा जो था प्रॉब्लम्स थे, कॉमन सिस्टम नहीं होने की वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स हमें देखने पड़ रहे थे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ अ साइंटिस्ट इन इंडिया मेजर्स लेंथ इन मीटर्स एंड अनदर इन यूएसए मेजर्स इन फीट, कंपैरिजन बिकम्स डिफ़िकल्ट अनलेस अ कॉमन यूनिट इज़ यूज्ड। तो अगर इंडिया का साइंटिस्ट लेंथ को मीटर में मेज़र कर रहे हैं और जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं वो लेंथ को फीट में मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है ये तब तक डिफ़िकल्ट था दोनों के बीच में जब तक कि कॉमन यूनिट का यूज़ नहीं किया गया। अगर कॉमन यूनिट यूज़ नहीं किया गया तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी। हैंस अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज रिक्वायर्ड। और इसी की वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट प्रिपेयर किया जाए। तो हमारे इतनी प्रॉब्लम्स होने की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम, दूसरा सिस्टम यूनिट प्रिपेयर किया गया जिसको हमने क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर क्या है एक्टिविटी 1.3 में, लेट अस कंपेयर। सबसे पहले यहाँ कंपैरिजन करने के लिए आपके पास में मटेरियल होना चाहिए, रूलर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस, यानी कि एक स्केल लेना है जिसमें कि सेंटीमीटर और इंच दोनों की ही मार्किंग होनी चाहिए। प्रोसीजर में क्या लिखा है, क्या करना है? मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक यूजिंग बोथ सेंटीमीटर एंड इंचेस। तो जो आपके पास जो बुक है उसका लेंथ सेंटीमीटर में भी मेज़र करना है और इंच में भी मेज़र करना है। कंपेयर द वैल्यूज़ एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके जो रिलेशन होगा दोनों के बीच में, सेंटीमीटर और इंच के बीच में, वो कंपैरिजन आपको फाइंड करना, रिलेशन आपको फाइंड करना है। नाउ ये तो बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है, प्रोसीजर आप इजीली आप फॉलो कर लेंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो स्टैंडर्ड सिस्टम आज की डेट में यूज़ हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ द मॉडर्न यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी आज की डेट में जो यूनिट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? एसआई सिस्टम हम यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था कि एसआई सिस्टम में हमारे पास में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास में होती हैं। इससे पहले जो सिस्टम्स थे उसमें क्या थे? हमारे पास में 3 ही फिज़िकल क्वांटिटी थे, मास, लेंथ और टाइम। 3 ही चीज़ को हम मेज़र करते थे। लेकिन जब एसआई सिस्टम में आए तो हमारे पास में 4 और सिस्टम्स आ गए हैं, इसको भी हम इसमें मेज़र करते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि एसआई सिस्टम में जब लेंथ को मेज़र करना होता है तो हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये हमारा एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका सिंबल होता है एम। दूसरा यूनिट है हमारे पास में, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम और सिंबल होता है केजी। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, जिसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, सिंबल है एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन और सिंबल होता है के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, सिंबल होता है ए। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला और सिंबल होता है सी डी। और लास्ट है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट है मोल और सिंबल होता है MOL, मोल। ठीक है, तो ये हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके एसआई यूनिट और सिंबल्स को हमें ध्यान रखना होता है। ये हमारे आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर इनको सॉल्व करने में हमारे ये काम आएंगे, तो इनको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास में एडवांटेजेस क्या हैं एसआई सिस्टम को यूज़ करने के लिए?
सबसे पहला एडवांटेज है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप बोलोगे कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास में है, इसका लेंथ अगर 100 मीटर है, तो हर जगह, इंडिया में रहो चाहे यूएसए में रहो, चाहे कहीं भी चले जाओ, 100 मीटर हर जगह पर 100 मीटर ही होगा। 5 केजी कोई चीज़ का वेट है तो किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ वो 5 केजी ही रहेगा। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यहाँ पर अब बहुत सारे जो यहाँ पर जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब 11th की चीज़ें हैं, तो उसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको चीज़ों को याद रखना है कि इसका यूनिट ये होता है, सिंबल ये होता है। अगला क्या है, एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। तो ऐसा यूनिट को यूज़ करना आसान होता है और समझना भी आसान होता है। थर्ड है बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जब व्हीकल की स्पीड को मेज़र करना होता है तो हम कैसे मेज़र करते हैं कि मतलब 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है या 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, इस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं। तो ये हमारा मेज़रमेंट इजी हो गया, अंडरस्टैंड भी हम लोग इजीली कर पाए हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन्स आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स। तो जो भी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उसको मिलीग्राम में मेज़र किया जाता है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो ग्राम से भी छोटा यूनिट है मिलीग्राम। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूनिट के लिए हम कैसे एग्जाम्पल्स थे हमारे पास में, उसको हमने देखा। नाउ अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली। अब यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन कैसे होता है डिफरेंट सिस्टम्स में, वो हम देखने वाले हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट अ मेजरमेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंशन अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स। तो कभी कभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट में चेंज। तो यहाँ पर जब कन्वर्जन करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों ही चेंज हो सकती है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा ही सेम रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही सेम रहेगी। तो यहाँ पर कन्वर्जन का जो बेसिक यूनिट है ये इसको ध्यान में रखना है। ये तो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में भी क्लास 8 तक पढ़ते रहते हैं, मैथ में 9th में भी पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन यूनिट है जिसको हमें ध्यान में रख के आगे कन्वर्जन में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास में है 9 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में हमारा कितना मीटर होता है, मीटर में चेंज करना है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 9 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 9 इंटू 1000 करेंगे तो वही 9 इंटू 1000 यहाँ लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आर में चेंज करना है, तो 1 घंटा में आर को सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो ये डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5/2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने। अब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कन्वर्जन का दूसरा क्वेश्चन है 1 न्यूटन को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। अब हमने प्रेशर फोर्स वाला जो चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया है। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो इसको न्यूटन की जगह हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। अब किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर में और सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमारा ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज़ है,
तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस हमारा 10 हो जाएगा, कितना ज़ीरो है 1 2 3 4 5 5 ज़ीरो है, तो ये 10⁵ हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे में कन्वर्ट करना था, ये हो गया 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा CGS यूनिट में कन्वर्जन हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन भी कहते हैं, ये CGS सिस्टम है। तो ये हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। जिस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डायन कहते हैं। तो हम चाहे तो इसको 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें, चाहे 10⁵ डायन लिखें, बात बराबर ही है। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्विक चेक्स। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है नेम एनी 2 सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोई 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताना है। तो हमने अभी 4 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, CGS, MKS, FPS और SI। तो इसमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं, CGS, MKS, दो लिखना था, आपने लिख दिया। नेक्स्ट है वाई इज़ SI सिस्टम प्रेफर्ड ओवर अदर सिस्टम्स। तो SI सिस्टम को दूसरे सिस्टम्स के ऊपर क्यों रखा गया है, क्यों प्रेफर किया गया है? क्योंकि ये काफ़ी इजी था यूज़ करने में, जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ पर, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था, इजी था यूज़ करने में, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड था, इसलिए हमने SI सिस्टम को यूज़ किया है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 250 न्यूटन इनटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था, सेम प्रोसेस यूज़ करके इसको भी कन्वर्ट करना है 250 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 250 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, तो मतलब इसको यूज़ करना है ग्राम में, तो 1000 ग्राम होता है। तो 250 को हम लोग अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 250 इंटू 1000 ग्राम। उसी तरीके से चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इंटू 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो एज इट इज़ है, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 25 और 25 और कितना ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये हो गया, ये 6 हो गया। तो 25 इंटू 10⁶ हो गया हमारा, ये चेंज हो जाएगा 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको, ये बहुत इजी था, आप इजी कर लोगे इजीली। नेक्स्ट है कन्वर्ट 1000 किलोग्राम पर लीटर इनटू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये भी इजी है, किलोग्राम से केजी में कन्वर्ट करना, केजी ये तो केजी है, ये भी केजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सारे कन्वर्जन के यूनिट्स आपके पास में दिए हैं, इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट SI यूनिट। इनमें से कौन सा SI यूनिट नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड हमने पढ़ा है, ये SI यूनिट है। फुट क्या SI यूनिट था? नहीं था। कौन कौन सा SI यूनिट था? मास, लेंथ, किलो। हमारे पास में 7 SI यूनिट थे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। फुट तो कहीं है ही नहीं, तो ये हमारा SI यूनिट नहीं था। तो यहाँ पर रॉन्ग क्या होगा, फुट, ये हमारा SI यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ मास इज। मास का SI यूनिट क्या होता है, अभी हमने देखा था किलोग्राम। तो ये सारे यूनिट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इंटरनेशनली। इंटरनेशनली कौन सा सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं, SI सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हाई इज़ अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स नेसेसरी। तो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ठीक से, जो भी एरर्स आ रहे थे, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो इसलिए हमारा कॉमन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ मेज़रमेंट नेसेसरी इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में मेज़रमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को मतलब अगर बताना है, किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ अगर हमारे पास में चीज़ों को बदलाने के लिए कोई परफेक्ट यूनिट नहीं होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इसलिए मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज देयर अ नीड फॉर कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर से वही क्वेश्चन है कि कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़
क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, जो डेटा की शेयरिंग हो रही थी साइंटिस्ट आपस में नहीं कर पा रहे थे, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस उसी पैराग्राफ को यहाँ पर फिर से लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो इस रिलेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू पढ़ा था Q इज इक्वल टू समथिंग पढ़ा था, वही जो रिलेशन था उसी को वहाँ पर लिखना है, ये वाला जो रिलेशन है N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। तो ये हमारा रिलेशन को वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हो गया। नेक्स्ट है व्हाई डज द सेम classroom floor give different numerical values when measured with sticks of different lengths। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा है कि अगर डिफरेंट लेंथ का स्टिक है तो तीनों जो भी, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि तीन जो हमारे पास में तीन अलग अलग लेंथ का स्टिक हमें दिया गया था, तो क्लासरूम में जो मेज़रमेंट आया था तीनों स्टिक से अलग अलग आया था। तो क्यों अलग आया था। आंसर क्वेश्चन 9 to 11 दैट आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी 1.1 मेजरिंग क्लासरूम फोर। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी हमने की थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टिक 1 का जो यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है, इससे पहले जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर जो हमारा ये वाला टेबल था वो ब्लैंक था, यहाँ पर टेबल जो है ये फिल किया हुआ है। तो स्टिक जो है फर्स्ट स्टिक का लेंथ 1 यूनिट है, सेकेंड का 2 यूनिट और थर्ड जो है उसका 3 यूनिट लेंथ है। तो फर्स्ट स्टिक जो है ये छोटी स्टिक थी, तो फर्स्ट स्टिक जो है इसका जो इसने जो लेंथ मेज़र किया है वो 30 यूनिट का है। सेकंड जो था 15 यूनिट है और थर्ड जो है 10 यूनिट है। तो रेशियो कितना दिया हुआ था उस एक्टिविटी में 1:2:3 रेशियो दिया था, यानी ये 1 है, ये 2 गुना टाइम लेगा और ये 3 गुना टाइम लेगा। तो अगर ये 30 ले रहा है तो उससे कम हो जाएगा, 15 यूनिट में काम हो जाएगा, और ये उससे भी कम हो जाएगा यानी कि 10 यूनिट में काम हो गया, 1/3 हो जाएगा, जस्ट इसका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से ब्रेथ मेज़र किया गया, तो फर्स्ट यूनिट से इसने 20 यूनिट कवर किया, सेकेंड से इसका जस्ट आधा हो जाएगा 10, और थर्ड जो है 1/3 हो जाएगा 6.6 यूनिट। तो यहाँ पर सिंपल है, इस आंसर को तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं जैसा वहाँ पर एक्सप्लेन किया था उसी को बस यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बाकी ये डेटा तो समझ में आ गया होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिफरेंट। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर इसी टेबल के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग अलग क्यों हुए हैं ये बतलाना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग क्यों है, क्योंकि जितना छोटा हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जितना बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे उतना कम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यही यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है इज़ द एक्चुअल साइज़ ऑफ क्लासरूम डिफरेंट, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट यूज़ करने से क्या जो एक्चुअल साइज़ है क्लासरूम का वो डिफरेंट होगा, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। तो यहाँ पर एक्चुअल साइज़ जो है वो अलग नहीं होगा, यूनिट्स अलग अलग हो रहे हैं लेकिन एक्चुअल साइज़ तो सेम ही रहेगा क्लासरूम का। अब इसने छोटा यूनिट यूज़ किया, इसने बड़ा यूज़ किया, इसने और बड़ा यूज़ किया यूनिट, तो क्लासरूम का जो एक्चुअल साइज़ है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है यूनिट और मेज़रमेंट के बीच में। तो यूनिट हमारा है, अगर यूनिट छोटा होगा तो मेज़रमेंट बड़ा होगा, यूनिट अगर बड़ा है तो मेज़रमेंट छोटा हो रहा है। तो यही हमारा कंक्लूजन निकला, यही आप ध्यान से देखेंगे तो यही एक कंक्लूजन निकल रहा है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, ब्लैंक में क्या है, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन क्वांटिटी। जैसा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसी में हमने पढ़ा था कि जब मेज़रमेंट हम लोग करते हैं तो एक क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी होती है, दूसरी के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे अब आपके पास में आपकी हाइट को मेज़र करना है तो आप कैसे एक इंच टेप की हेल्प से या फिर स्केल की हेल्प से मेज़र करोगे। तो स्केल की हाइट, स्केल के बारे में आपके पास जानकारी है जबकि आपके बारे में जानकारी नहीं है। तो एक जो है यूनिट, एक क्वांटिटी के बारे में आपके पास में जानकारी होती है, दूसरा अननोन क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर वही है, एक जो है अननोन क्वांटिटी है, दूसरा नोन क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने टेबल में देखा था किलोग्राम।
नेक्स्ट है CGS यूनिट. इन CGS यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ इज. तो लेंथ की यूनिट क्या होती है CGS में? लेंथ के लिए क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. तो लेंथ के लिए क्या होता है? सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 1 किलोग्राम में कितना मीटर होता है? 1 किलोग्राम में कितना होता है? तो यहाँ पर हमारा टेबल था, इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितना मीटर हो गया? 1 किलोमीटर में, सॉरी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया. मैंने किलोग्राम कहाँ पढ़ लिया? किलोमीटर है. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. नेक्स्ट है द मॉडर्न इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड. मॉडर्न इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम कौन सा है? SI सिस्टम. नेक्स्ट है मैच द कॉलम. यहाँ पर है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CGS सिस्टम में हमारा केल्विन, पॉन्ड. SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये ठीक है. MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है. FPS में P फॉर पाउंड होता है, ठीक है. तो ये हमारा CGS है. तो यहाँ पर ये केल्विन है. तो जब हमारे ये 3 करेक्ट है तो ये ऑलरेडी पूरा का पूरा जो मैचिंग है ये करेक्ट है. नेक्स्ट है what problems might occur if every country used its own system of units for measurement. तो ऑलरेडी हमने देखा है कि अगर हर एक कंट्री अपना अपना सिस्टम मेज़रमेंट का यूज़ करेगा तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी. आपस में जो ट्रेड होता है वो ट्रेड नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से व्यापार नहीं कर पाएंगे. जो साइंटिस्ट हैं वो भी आपस में डेटास की शेयरिंग नहीं कर पाएंगे. ये सभी परेशानियां हमें देखने के लिए मिलेंगी. नेक्स्ट है अ साइंटिस्ट मेजर्स लेंथ इन फीट एंड अनदर इन मीटर्स. व्हाट डिफ़िकल्टीज़ में इट लीड टू. तो कोई साइंटिस्ट हैं जो लेंथ को, एक साइंटिस्ट हैं जो लेंथ को फीट में मेज़र कर रहे हैं, दूसरे जो हैं मीटर में मेज़र कर रहे हैं लेंथ को. तो क्या डिफ़िकल्टी होगी? तो फिर से वही डिफ़िकल्टी होगी कि अपने डेटा को शेयर नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यही परेशानी होगी. नेक्स्ट है if 1 meter was defined differently in different country, what would happen to international trade. तो यहाँ पर दूसरे कंट्री में, हमारे देश में मान लिया कि 1 मीटर को, जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन करें कि ये 1 मीटर है, दूसरे कंट्री में 1 मीटर का मतलब ही कुछ और है. तो क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या असर होगा? तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो पाएंगी. सबसे पहले तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, जिससे समस्या देखने के लिए मिलेगी. ट्रेड में हमें जो भी है या तो नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, या फिर प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ट्रेड ही नहीं हो पाएगा. ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी. और क्या होगा? नेक्स्ट है अ शॉपकीपर सेल्स राइस यूजिंग किलोग्राम. अ फॉरेन कस्टमर आस्क्स फॉर राइस इन पाउंड. तो हमारा मान लिया कि इंडिया में है शॉपकीपर, वो चीज़ों को, राइस को यहाँ पर किलोग्राम में बेच रहे हैं, किलोग्राम में मेज़र करके बेच रहे हैं. तो एक फॉरेनर आया, उसने कहा कि राइस को पाउंड में देने के लिए, वहाँ पर पाउंड सिस्टम चलता होगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई इज़ यूनिट कन्वर्ज़न नेसेसरी हियर. तो यहाँ पर यूनिट का कन्वर्ज़न क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछा है. तो अगर यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ जो ट्रेड चल रहा है, यहाँ जो मार्केटिंग चल रही है, ये मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी. या तो शॉपकीपर नहीं समझ पाएगा, या जो फॉरेनर है वो कस्टमर नहीं समझ पाएगा, और या फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किसी को नफ़ा होगा, किसी को नुकसान होगा. ये सब इसलिए कन्वर्ज़न जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है इफ़ 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड, हाउ मैनी पाउंड्स आर देयर इन 5 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड है, तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 5 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, तो 11.0 किलोग्राम हो जाएगा. यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का चैप्टर था, इसी को हम यहीं पर फिनिश करते हैं. आज का चैप्टर ये वाला जो था ये कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं अगले क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ. यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें. मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी. ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. ओनली DU. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. बाय बाय.